हेलो दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम फास्ट पे स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का। इससे पहले अफ्रीका महाद्वीप के एक पार्ट हो चुके हैं इसके पहली वीडियो में, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यह महाद्वीप, क्योंकि यह महाद्वीप काफ़ी एक बड़े क्षेत्र पर, जहाँ पर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। इसके अलावा इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग सहारा मरुस्थल में है, शुष्क रहता है, काफ़ी वहाँ पे गर्मी पड़ती है। और यहाँ तक कि दुनिया की सबसे लंबी नदी भी इसी महानदी मतलब द्वीप में है, और जो कि नील नदी है, काफ़ी लंबी है। और यहाँ तक कि इस महाद्वीप पर भूखमरी की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि इस महाद्वीप पर ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे जल की कमी देखने को मिलती है। आज हम लोग इस टॉपिक को ही कवर करने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप पर जल, यहाँ तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर रखा था। अफ्रीका महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग सूखा है। इससे मालूम होता है कि ये महाद्वीप जो है, जब सूखाग्रस्त क्षेत्र है काफ़ी बड़ा भाग, तो इस महाद्वीप पर जो है शेष भागों में पर्याप्त वर्षा होती है, लेकिन कुछ इसके शेष भागों में होती है। यहाँ ऐसी बहुत सी नदियाँ हैं जो साल भर भारी मात्रा में वर्षा का जल बहा कर ले जाती हैं। इस जल का अधिकांश सिंचाई के काम में आता है, और बहुत से नदियों के मार्गों को जलप्रपातों या श्रृंखलाओं ही बनी हुई है। इसलिए ये नदियाँ उच्च पठारी क्षेत्रों से समुद्र तटीय मैदानों पर उतरते हुए जलप्रपात बनाती हैं। इसी कारण नाव, जलयान इन नदियों में से दूर तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन नदियाँ इन जलप्रपातों से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। जाम्बेजी नदी पर एक जो है बांध है, जिसका नाम क्या है, करीबा बांध। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जाम्बेजी नदी पर। और याद रखिएगा, करीबा बांध अफ्रीका के सबसे बड़े बांधों में से है और जाम्बेजी नदी पे है, और अफ्रीका महाद्वीप में ये सबसे अधिक जल विद्युत पैदा करती है। और मिस्र देश में नील नदी पर एक और बांध है जिसका नाम है असवान। असवान बांध पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। इसका मतलब है कि असवान बांध आपको नील नदी पर, और करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी से। अफ्रीका का एक अन्य बड़ा बांध है। इसका मतलब है इस तरह से करीबा सबसे बड़ा है और असवान दूसरा सबसे बड़ा। अफ्रीका महाद्वीप में खनिज की बात करें, जो महाद्वीप इतना शुष्क हो और वहाँ पे पठारी क्षेत्र यदि ज़्यादा हैं, तो खनिज बहुमूल्य जो है, रत्ने, आभूषण, यहाँ तक कि जो है लोहा हो, तांबा, एल्युमिनियम, जो भी चीज़ें हैं एक बड़े मात्रा में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि देखा जाए तो पठार ज़्यादा है, शुष्क क्षेत्र ज़्यादा है, इसकी वजह से। अब आते हैं खनिज की बात करें, तो अफ्रीका अनेक बहुमूल्य खनिजों से संपन्न है। यहाँ पर खनिज ही हैं, क्योंकि यहाँ पर और चीज़ें बहुत कम हैं, संपन्न है। संसार के देशों में सोना, हीरा और प्लेटिनम के उत्पादन में अफ्रीका का पहला स्थान है। देखिए, सोना भी बहुत बड़े मात्रा में यहाँ पे होता है, जो जोहान्सबर्ग की खान है वगैरह, ये काफ़ी बड़े सोने का उत्पादन करती है। और वहीं हम लोग बात करें हीरे का, तो किम्बरले की खान है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ये भी है। ये भी जो हीरे का सबसे बड़ा खान मानी जाती है पूरे विश्व का। इसके अलावा प्लेटिनम उत्पादन के लिए ये पहला स्थान रखता है। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और संसार में हीरों के कुल उत्पादन का 95% हीरा से अधिक भाग अफ्रीका से प्राप्त किया जाता है। अब सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है अफ्रीका में। हीरे, यदि हीरे को देखा जाए तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, हीरे का मूल्य उसके आकार और चमक पर निर्भर करता है। उत्तम कोटि के हीरों से आभूषण बनाए जाते हैं। ऐसे हीरे बहुत मूल्यवान होते हैं, जो घटिया किस्म के हीरों का उपयोग औद्योगिक कार्यों में भी किया जाता है। संसार का आधा से अधिक सोना अफ्रीका से मिलता है। इसका मतलब है पूरी दुनिया में अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो आधा, देखिए यहाँ पर अनाज नहीं हो रहा है, फसल नहीं हो रहा है, लेकिन शुष्कता होने की वजह से, पठारी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर जो धातु है वो बहुत बड़े मात्रा में पाया जा रहा है। तो सोना अफ्रीका में मिलता है, और दुनिया का आधा सोना ये माना जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होता है। दुनिया का आधा सोना कहाँ से प्राप्त होता है? दक्षिण अफ्रीका से। प्लेटिनम का महत्वपूर्ण उत्पादन देश है। जैसा कि तुम जानते हो, सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, पर इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह संसार के सभी देशों द्वारा अपनी मुद्रा जारी करने का आधार है। इसका मतलब है कि इस तरह से जो है
मुद्रा जारी कैसे की जाती है? सोना रख करके। अफ्रीका में कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, टीन, यदि देखा जाए बॉक्साइट, यूरेनियम और तांबे का विशाल भंडार है इन सब का, क्योंकि यहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट, यूरेनियम, तांबे का विशाल भंडार है। परंतु इस महाद्वीप में लौह अयस्क या कोयला कम पाया जाता है। इससे लोहा इस्पात के उत्पादन जो है में बड़ा बाधा पड़ा हुआ है। और तुम जानते हो कि लोहा इसके आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यूरोप के देशों में अफ्रीका की खनिज संपदा का बड़ी लापरवाही से उपयोग किया था और वे भारी मात्रा में खनिजों का निर्यात करते देते थे। परिणाम स्वरूप तांबे की अनेक बड़ी बड़ी खानें अब बंद हो चुकी हैं। आज अफ्रीका के स्वतंत्र राष्ट्रों के सामने अपनी खनिज संपदा को विवेकपूर्ण उपयोग की समस्या उठ खड़ी हुई है। हम सभी जानते हैं कि खनिज संपदा का सदुपयोग आर्थिक समृद्धि का आधार है। कोबाल्ट, मैग्नीज को लोहे में मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। ये खनिज अफ्रीका के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं और विश्व के सबसे क्रोमियम अफ्रीका से मिलता है। मतलब विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम कहाँ से मिलता है ये भी याद रखना है। ये अफ्रीका महाद्वीप का ही है। यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है कि विश्व में क्रोमियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। ये देखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका देश में मिलता है। दक्षिण अफ्रीका देश में, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिण अफ्रीका वाला भाग है वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रोमियम पाए जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी आपको यही तो बेस तैयार कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, जैसे एक हम लोग अफ्रीका महाद्वीप का चित्र देखेंगे और इसमें इस महाद्वीप में देखिएगा अल्जियर्स, कैसाब्लांका, बुमोद, कहिरा और देखिए लाल सागर। ये इस तरह से लाल सागर और भूमध्य सागर इधर है जो कि एक दूसरे को जोड़ रहा है, स्वेज नहर, ठीक है। और ये चित्र में दिखा रहा है कि कोयला यहाँ पे कम होता है, लेकिन पेट्रोलियम, अयस्क, यूरेनियम, बॉक्साइट, सोना और ज़्यादातर मात्रा में देखिए सभी चीज़ें जोहान्सबर्ग या दक्षिण अफ्रीका के आसपास ज़्यादातर चीज़ें हैं। इसका मतलब अफ्रीका महाद्वीप में यदि खनिज संपदा सबसे ज़्यादा है तो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, यह एक प्रकार की धातु है जिस पर जंग नहीं लगता है क्रोमियम में। जायरे और दक्षिण अफ्रीका तांबे, बॉक्साइट, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक देश है। तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है और यूरेनियम, बॉक्साइट जो है से एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अफ्रीका में जो है कि कई भागों में नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में खनिज तेल मिलते हैं। वहीं वन अफ्रीका के वनों का उनमें से पाए जाने वाले वृक्ष में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर इमारती लकड़ियों वाले वन जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुष्कता है। अब देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर बहुत अधिक वन का आर्थिक महत्व है। इमारती लकड़ी के अलावा अन्य बहुत से उत्पाद वनों से प्राप्त होता है। मध्य अफ्रीका में विस्तृत भूभाग घने वनों से ढका हुआ है। इसके कठोर लकड़ी जो है प्राप्त होती हैं और जो इमारतें कार्यों के प्रयोग में आती हैं वे वनों को महोगनी, आबनूस या जो है इस तरह के कुछ वन पाए जाते हैं। और यहाँ तक कि यदि देखें तो इन वनों में रबड़ के वृक्ष जंगली रूप में उगते हैं और रबड़ का मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका है। अब रबड़ के वृक्षों का सही ढंग से रोपण किया गया है। अब इन वृक्षों से प्राप्त रबड़ का अफ्रीका से भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। अफ्रीका में 3 प्रकार के ताड़ वृक्ष मिलते हैं। इनके नाम नारियल, तेल ताड़ और खजूर है। नारियल के वृक्ष विषुवत वृत्त के निकट द्वीपों जैसे जंजीबार, पेम्बा और तंजानिया के समुद्र तटीय भागों में मिलते हैं। इनमें फलों की गिरी से नारियल का तेल प्राप्त किया जाता है। पश्चिम अफ्रीका में तेल ताड़ अधिक मिलता है और यदि देखा जाए तो फल से तेल निकाला जाता है। नाइजीरिया में बहुत बड़ी मात्रा में तेल का निर्यात करता है। खजूर मरुधानों और शुष्क भागों में पैदा होता है। यह स्थापित लोगों का एक मुख्य खाद्य पदार्थ है। मिस्र से भारी मात्रा में खजूर निर्यात किया जाता है। कैको और कोका के वृक्ष से पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं। कैको के वृक्ष से कोको प्राप्त होता है और काफ़ी समान कोको का एक लोकप्रिय पेय है। इससे चॉकलेट भी बनती है। कैको का वृक्ष भी वहीं पे विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं।
और यहाँ पर और कौन कौन से वन हैं? निम्न भूमि प्रदेश में बहुत उगते हैं। पश्चिम अफ्रीका में जैसे नाइजीरिया, घाना कोको का काफ़ी मात्रा में निर्यात करते हैं। कोका वृक्ष के फल से कई प्रकार के कोका पेय तैयार किए जाते हैं। कोका से फलों का च्युइंगम भी बनता है। अफ्रीका में अनेक प्रकार के फलों के वृक्ष मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में केला, अनानास, पपीता, कटहल, आम के वृक्ष खूब होते हैं और यहाँ अनेक प्रकार के नींबू जाति के वृक्ष उगाए जाते हैं। इनमें से कई तरह के नींबू, संतरे मुख्य रूप से जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में, देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु बार बार देता है कि इनमें से कौन सा फल है जो भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में जैतून, सेब, नाशपाती और अंगूर पैदा होते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु बहुत ही चर्चा में रहता है। ये जलवायु जो है गर्म भी रहता है और ठंडा भी, मतलब बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। सेब, नाशपाती और अंगूर पैदा होते हैं। और अफ्रीका के पूर्वी भागों में काजू होता है और जंजीबार पेम्बा द्वीप संसार का सबसे अधिक लौंग उत्पादन करने वाला। एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख सकता है, पेम्बा द्वीप किस लिए जाना जाता है? तो पेम्बा द्वीप जो है सबसे बड़ा लौंग उत्पादन क्षेत्र है। पेम्बा द्वीप किस लिए जाना जाता है? लौंग उत्पादन के लिए। पीसीएस में क्वेश्चन दिया है 2014-15 में। अब देखिएगा एनसीईआरटी इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ तक कि यहाँ से इसका निर्यात भी सबसे अधिक होता है। जीव जंतु, अफ्रीका में वन्य जीव प्राणी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ के विस्तृत, मतलब जो जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ के विस्तृत एवं दलदली विश्वत्रीय वन और विशाल घास के मैदान है। मतलब यहाँ पर यदि देखा जाए तो कौन सा घास का मैदान है? तो सवाना जो घास का मैदान होता है ये अफ्रीका में ही पाया जाता है। ये जो घास का मैदान बोल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा घास का मैदान होना चाहिए? सवाना घास का मैदान। ये विशाल घास का मैदान है। इस प्रकार अनेक पशु पक्षी के लिए एक आदर्श गृह बना हुआ है। विश्वत्रीय वन जो दलदली प्रदेश में हाथी, जंगली भैंसे, सांप, अजगर, बंदर, दरियाई घोड़ा, हिप्पो, गैंडा आदि जीव पाए जाते हैं अफ्रीका में। विरल वृक्षों वाले वनों और घास के मैदान में हिरण, बारहसिंगा, जेब्रा और जिराफ मिलते हैं और इस तरह से सिंह, बाघ कुछ घास खाने वाले पशु का भी शिकार करते हैं। मरुस्थलों में ऊंट पाए जाते हैं और बड़े आकार का और तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग कालाहारी मरुस्थल में रहता है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? ये दक्षिण अफ्रीका में है और बोत्सवाना, इनमें ये मरुस्थल फैला हुआ है। वन्य पशु पक्षी अफ्रीका के महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। पहले खाल, हड्डियाँ, सींगों, दांतों और पंखों आदि के लिए इनका शिकार किया जाता था। ठीक है, इनका शिकार किया जाता था। ये देखिए, ये जो है सभी जीव हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में फैले हुए हैं। जेब्रा, शुतुरमुर्ग देखिए दक्षिण की तरफ फैला हुआ है। अब देखिए इनकी ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। इनका अन्य पशु पक्षियों की संख्या यदि देखा जाए, पशु पक्षियों की संख्या कम हो गई है, इसलिए अफ्रीका में अनेक देश ने कानून बनाकर इनके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सरकार भी क्या कर रही है? जो शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है, अब सरकार अनुमति के बिना कोई व्यक्ति वन्य जीव शिकार नहीं कर सकता है और इस तरह के जो है नियम अफ्रीका महाद्वीप में लगा दिए गए हैं। और ये देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्यों का विकास किया गया है और प्रतिबंधित क्षेत्र जहां शिकार की मनाही है, वन्य जीव अपने प्राकृतिक वातावरण में निडर होकर रह सकते हैं। संसार के अन्य सभी भागों में से पर्यटक इन राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छ घूमते देखने के लिए आते हैं। पर्यटन यहाँ का तेज़ी से विकसित होने वाला एक उद्योग है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को काफ़ी आमदनी हो जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इन निरीह वन्य जीव जंतुओं का शिकार पूरी तरह से रुक नहीं पाया। अतः शिकार पर लगे प्रतिबंध के कानून को कड़ाई से लागू करना जरूरी है। सवाना प्रदेश में उच्च भूमि पर पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में बहुत बड़ा घास का मैदान है जिसे सवाना घास का मैदान बोलते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में जो है पशुपालन होता है। और सवाना प्रदेश की ये उच्च भूमियों में अफ्रीका के पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी भागों में फैली है। चालवासी जातियाँ पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालती हैं जो सवाना क्षेत्र में रहते हैं और चरवाहे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये लोग कर क्या रहे हैं, जैसे आयोग ने क्या किया कि आयोग ने सवाना प्रदेश नहीं पूछा है, पूछा है कि उच्च भूमियाँ जो अफ्रीका के पूर्वी भाग और उत्तर पश्चिमी भागों में फैली हुई है, और ये चलवासी जाति और पशु के बड़े बड़े झुंड पालती है, और चरवाहे और पशु के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं। इतना बड़ा स्टेप लिखने के बाद उसने लिख दिया ये किस तरह के मैदान हैं, ये प्रेरीज घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान है, कंपास घास के मैदान है, पंपास घास के मैदान है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिया। मतलब ये पूरा का पूरा स्टेप उठा लेता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो एनसीईआरटी से पूरा स्टेप उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी इसी वजह से पढ़ी जाती है ताकि आपको जब स्टेप पूरा उठाए तो ये बातें जानकारी हो कि ये सवाना में सब कुछ हो रहा है। अब देखिए, अब बात करते हैं अफ्रीका की फसलें। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग खाने के लिए उगाते हैं, इन्हें खाद्य फसलें कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ फसलों को मुख्य निर्माण उद्योग के लिए उगाया जाता है, जैसे नकदी फसलें कहा जाता है। अफ्रीका में अधिकतर खाद्य फसलें कंदमूल या इसके अलावा रतालू, कैसावा मुख्य है। मक्का के अलावा दूसरे अनाजों का यहाँ ज़्यादा महत्व नहीं है। गेहूँ, चावल और ज्वार भी थोड़ी मात्रा में ये लोग पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं खेती में, ये सबसे ज़्यादा यदि खाद्यान्न में होता है तो मक्का। यहाँ नकदी फसलों में ताड़ का तेल, देखिए यदि पूछेगा कि अफ्रीका महाद्वीप में नकदी फसलों में क्या क्या है, तो नकदी फसलों में यहाँ पर ताड़ का तेल है, मूंगफली है, कोको है, कहवा है, कपास है और सिसल है। ये यहाँ का अफ्रीका महाद्वीप का ये नकदी फसल है। यदि पूछेगा कि इनमें से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का नकदी फसल नहीं है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए, ताड़ का तेल, मूंगफली का मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीका में पैदा किए जाते हैं। संसार में कोको और कहवा का कुल व्यापार का 60% और 24% भाग अफ्रीका से जाता है। कपास का पैदावार नील नदी की घाटी में हजारों सालों से रही है। संसार में कपास के कुल व्यापार का 9% अफ्रीका से आता है। सिसल एक वनस्पतिक रेशा है, इसमें बोरियां और रस्सियां बनाई जाती हैं। अफ्रीका संसार में सिसल का सबसे बड़ा निर्यातक है, और अफ्रीका में तंजानिया सिसल के उत्पादन में सभी देशों से आगे है। इसके पौधे कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ते हैं। इसको पहले नर्सरी फिर कोको अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण नकदी फसल हो गया, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सब कोको का क्षेत्र है जो अफ्रीका का मुख्य फसल है। नर्सरी में उगाते हैं और थोड़े बड़े होने के बाद इन्हें खेतों की क्यारियों में रोपते हैं। 3-4 सालों बाद उनकी पत्तियां तोड़ ली जाती हैं और उन्हें मशीन से दबाकर चूर चूर कर लिया जाता है। जो रेशे बच जाते हैं उन्हें सुखाकर हम लोग क्या करते हैं कि उन्हें सुखाकर जो है रस्सियां और बोरे बना लिए जाते हैं। जंजीबार है और पेम्बा द्वीप, यहाँ पर देखिए खूब क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बार बना है आयोग में कि जंजीबार और पेम्बा, देखिए जंजीबार और पेम्बा द्वीप में लौंग और नारियल, ये 2 फसलें वहाँ का मुख्य हैं। नारियल खूब होते हैं। तो ये जंजीबार किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन दिया है कि जंजीबार किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। जंजीबार लौंग उत्पादन के लिए जाना जाता है। संसार में लौंग के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन जो है इन्हीं द्वीपों पर होता है, पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप। ठीक है, अब देखिए इन द्वीपों में आता है, और लौंग के पेड़ लगभग 12 मीटर ऊंचे होते हैं तक बढ़ सकते हैं, और उनकी पत्तियां लंबी और गहरे रंग की हैं और चमकीली होती हैं। इनके पेड़ों पर पीलापन लिए गुलाबी कलियां खिलती हैं, और इन्हें खिलने के ठीक पहले तोड़ लिया जाता है। फूल तोड़ने का काम एक बहुत छोटी अवधि में पूरा करना पड़ता है, अतः यह बहुत ही अधिक व्यस्त मौसम होता है। पिछले कुछ सालों में कई अफ्रीका देशों ने नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा दिया है। इससे उन्हें अपने विकास के कार्य जैसे बांध बनाने, उद्योग धंधे बनाने तथा यातायात के साधनों का विकास करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। इससे देश के लोगों का रहन सहन
का स्तर ऊंचा उठने में मदद मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप कई देशों में खाद्य फसलों को दी जाने वाली कृषि भूमि में तेजी से कमी हुई और कुछ देशों में कई सालों से वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो गई। इन कारणों से अफ्रीका के कई देश अनाज की भारी कमी हो गई। जनसंख्या, अफ्रीका के लोगों में काफ़ी विविधता है। इनमें 70% लोग अश्वेत हैं। अश्वेत मतलब होता है काले रंग के जो लोग हैं, मतलब गोरे रंग के लोग नहीं हैं। तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अश्वेत है। शेष संसार के अन्य भागों से यूरोप, एशिया से आए हुए हैं। यूरोप के प्रवासियों ने अपनी सबसे पहली बस्ती दक्षिण अफ्रीका में 1652 में बसाई थी। अभी दक्षिण अफ्रीका में ही लगभग 30 लाख से अधिक यूरोपीय लोग रहते हैं, किंतु फिर भी उनकी संख्या यहाँ की कुल जनसंख्या का केवल 20% ही है। यद्यपि श्वेत लोग दक्षिण अफ्रीका में जो है श्वेत लोग दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक में हैं, फिर भी देश में शासन वे ही करते हैं। यही नहीं, अपनी ताकत से उन्होंने अलगाव की नीति चला रखी है। वे देश में अश्वेतों को स्वतंत्र रूप से नहीं रहने देते हैं। यह एक गंभीर समस्या है। हमारे देश की भांति यहाँ भी कई 100 भाषाएं बोली जाती हैं, अतः एक दूसरे से बातचीत करने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हमारी तरह वहाँ लोग भी कम से कम 2 भाषाएं बोलने की योग्यता रखना लाभदायक पाते हैं। इनमें से स्थानीय भाषा बोली जाती है और गांव और प्रजाति के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी, इतालवी, अंग्रेजी, अरबी ये भाषाओं का उपयोग किया जाता है। अफ्रीका की कुल जनसंख्या लगभग 50 करोड़ 37 लाख है और इसकी जनसंख्या का सारा महाद्वीप जो है समान रूप से बटे तो ये प्रत्येक वर्ग मीटर में 18 व्यक्ति हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में जनसंख्या का औसत घनत्व तो 18 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस विरल जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग नहीं हैं क्योंकि भूमि उपजाऊ नहीं है, रहने का जो जलवायु वो बेहतर नहीं है। जनसंख्या का वास्तविक वितरण बहुत ही असमान है। अफ्रीका के जनसंख्या वाले मानचित्र में उन विस्तृत क्षेत्रों को देखिए जिसमें कई व्यक्ति नहीं रहते, और सहारा में तो एकदम व्यक्ति ही नहीं रहते हैं। कालाहारी में भी बहुत कम व्यक्ति रहते हैं। यदि हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को देखें तो ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप के जो चित्र हैं, ये देख रहे हैं, एक से कम मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप का सहारा वाला क्षेत्र है। 1 से और 10 के बीच में जो इस तरह से लाइनें खींची गई हैं उसमें भी बहुत 10 से 100 के बीच वर्ग किलोमीटर में है। जो ये वाला है ये 100 से अधिक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 100 से अधिक, जो ब्लैक दिख रहा है वो 100 से अधिक वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं कि इस तरह से हम लोग देखें तो यहाँ पर प्रदेश जनसंख्या विरल है क्योंकि नील नदी घाटी में डेल्टा प्रदेश में ही पश्चिम अफ्रीका में कुछ जगहों पर जो है सघन है। यातायात, अफ्रीका में यातायात पर्याप्त साधन नहीं है बल्कि मरुस्थल और घने वन सड़कों के कारण रेल मार्गों का विकास में बाधा है। नदियाँ हैं लेकिन इसका भी इस्तेमाल बहुत बड़े मात्रा में नहीं होता क्योंकि यहाँ नदियाँ भी सूख जाती हैं, उस पर बड़े बड़े जलप्रपात बनाए गए हैं। लेकिन हवाई यात्रा जो है यहाँ पर थोड़ा सुगम है क्योंकि हवाई यात्रा ही स्थानीय यातायात का उपयोग करते हैं। और जलप्रपात, ये देखिए जलप्रपात, अतः उनमें नावें नहीं चलाई जा सकती हैं। यहाँ लंबी सड़कों और रेल मार्गों का विकास नहीं हो पाया है। खानों और महत्वपूर्ण केंद्रों को तटों से जोड़ते हैं तो वायु यातायात महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह अधिक महंगा साधन है। मतलब वायु सेवा वहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि आप उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में सड़क भी नहीं बना सकते हैं। इस वजह से अपनी एटलस में जो है आप देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी उत्तरी इन सब अफ्रीका महाद्वीप में समुद्री मार्ग तो जहाँ जहाँ है वो ठीक है, लेकिन अन्य जगहों पर इस तरह का नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए का विकास है इस तरह से काफ़ी प्रयत्नशील है। भारत में सहित अनेक देश अफ्रीकी देशों को अनेक कार्य में सहायता दे रहे हैं। अब देखिए, अब आते हैं कुछ परिभाषित शब्द हैं जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या है, भूभ्रंश घाटी क्या है। दीवार के समान किनारों वाली लंबी और गहरी घाटियाँ को भूपटल पर बड़ी दरारों पर पड़ने से बनती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन विषुवतीय प्रदेश के सघन वन जहाँ गर्मी और वर्षा बहुत अधिक है। सवाना अफ्रीका का उष्ण जो है घास भूमि जहाँ लंबी और मोटी घास उगती है। जनसंख्या का औसत घनत्व किसी प्रदेश की इकाई क्षेत्रफल या प्रत्येक
वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या यदि उस प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या का समान रूप से वितरण। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। क्लास 6 की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का और क्लास जो है 8 का हो सकता है हिस्ट्री लेकर आएंगे, क्योंकि क्लास 7 हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।